हेलो जय हिंद इंडिया स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आरंभ सीरीज में जो मैथ्स और साइंस की चल रही है ND2 2022 के लिए, जिसमें हमारा ये साइंस का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो उसके अंदर हम पहले लेक्चर कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने मोशन कितने तरह का होता है और साथ ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर कराए। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं किस तरह अट्रैक्टिव है नोट्स आपको, तो काफ़ी फायदा मिलने वाला है इससे। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दूं, अनअकैडमी पर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने दे रखा है, जहाँ पर मैं 3 चैप्टर खत्म कर चुका हूँ आपके, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उनको देखना ना भूलें। और इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 2 चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ पर, एक तो स्पीड और दूसरा हमारा वेलोसिटी। दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे और क्विकली हम सारी चीज़ें करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए 2 एग्जाम्पल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के देना चाहूँगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म करा था। तो उसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हमसे क्वेश्चन एक आता है इस टाइप का, मैं क्वेश्चन आपको वर्बली बोल दे रहा हूँ, तो समझ लें, ठीक है। कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाए, ताकि हमारे टाइम वेस्ट ना हो, सारी चीज़ें हम संग में नोट भी करते हुए चलें, क्योंकि कुछ नोट्स हमारे अपने हाथ से बनने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको यहीं कराऊंगा, पीडीएफ में तो आपको नोट्स मिलेंगे सिर्फ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी पॉइंट ए से या किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करता है, और वो हमारा क्या करता है, ईस्ट डायरेक्शन में जाता है 4 किलोमीटर, ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जाता है, और देन 4 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो उस पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। कितना ज़्यादा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाकर जब वो फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट का या किसी व्यक्ति का या वस्तु का या कोई भी जो दे रखा होगा हमको, उसके इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से पहले 4 किलोमीटर वो कहाँ गया, ईस्ट में, तो आपको डायरेक्शन से भी पता होनी चाहिए। उसके बाद वो कहाँ गया, नॉर्थ में 3 किलोमीटर, तो उसका कितना डिस्टेंस होगा, तो देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से इसको चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से ये बताइए, अब अगर हमें इससे O से B तक इसको गया ये, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस वो पाथ होगा जो भी इसने फॉलो करा है। तो जो भी पाथ इसने अपनी जो जर्नी थी उसके दौरान ने फॉलो करा था, वो इसका हो जाएगा डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पर हम इसका डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू OA। देखिए OA पाथ पर गया, फिर क्या इस पर गया, AB, OA प्लस AB। इट मीन्स 4 + 3 = 7 किलोमीटर। तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर। ये होगा इसका डिस्टेंस। और वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है कि आप कौन से पाथ से गए थे। डिस्प्लेसमेंट कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ। अब स्ट्रेट लाइन पाथ ही हमारा बन रहा है, तो इसको हम देखते हैं कि यार कैसे निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन कुछ बनना है, आपने मैथ्स तो पढ़ी होगी। तो यहाँ पर 3 और 4 यानी 3 और 4 अगर बन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कैसे दिख रहा है, वो जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है म्यूचुअली, ठीक है। पहले वो ईस्ट में गए, फिर नॉर्थ में गए, तो परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से क्या हम इसको निकाल सकते हैं, OB को। तो लगाइए पाइथागोरस की थ्योरम से। तो पाइथागोरस की थ्योरम से अगर आप इसको निकालेंगे OB को, तो जो OB आपका पाथ है, ये OB हो जाएगा OB निकालना है √AO² प्लस AB²। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हमारे पास निकलेगा 16, देन 3 का 9, एंड टोटल विल बी √25, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो इतना समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है। सेम इस तरह से आपको और क्वेश्चन दिया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, और वो सर्कुलर पाथ पर 4.5 सर्किल पूरे करने के बाद या 4.5 राउंड पूरा करने के बाद जिस पॉइंट पर पहुंच जाता है फाइनली, उस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से चला हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर चल रहा है, वो 4.5 सर्किल पूरे कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। तो जिस पॉइंट पर वो पहुँचेगा, उससे उसके पहले वाले पॉइंट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए रेडियस नहीं दे रहा हूँ, और रेडियस को हम इकट्ठा बाद में देख लेंगे। तो मान लीजिए कोई ऐसा सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, काफ़ी गंदा सा मैंने सर्कल बना दिया है आपके लिए। तो सर्कुलर पाथ पे इसने चलना शुरू करा, मान लो यहाँ से अपनी इसने जर्नी शुरू करी थी इस सर्कुलर पाथ पे पॉइंट A से। अब इसने 1 राउंड, 2 राउंड, 3, 4 पर यहाँ पहुँच गया, एंड 4.5, देन यहाँ पर अपोजिट पॉइंट पर जो कैसा होगा, इसके जो इसका डायमीटर होगा उसका अपोजिट पॉइंट होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 4.5 राउंड पूरा करने के बाद ये बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा, ये इसका हमारे पास होगा सेंटर। लेट्स से द रेडियस विल बी आर, रेडियस कितने हमारे पास आर, तो ए पॉइंट से चलना शुरू करा, 4.5 सर्कल पूरे करे और कहाँ पहुँच गया बी पॉइंट पर। तो हमसे पूछा कि यार जो लास्ट पॉइंट पर पहुँचा उस पर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो भाई डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस कितना होगा। अब समझिए 4.5 सर्कल पूरे करे हैं उसने, तो कितना पास चला, 4 चक्कर लगा लिए, फिर आधा और लगा लिया, मतलब लगा किस पर रहा है ये, इसके सरकमफ्रेंस पर। तो हमें क्या निकालना होगा, इसका सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस के कितने 4.5, तो द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ मल्टीप्लाइड बाय 4.5। ठीक है, समझ में आ गया, जितने भी उसने राउंड लगाए हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो उसके सरकमफ्रेंस से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए 4.5 को हम जैसे चाहे हम वैसे लिख सकते हैं, इसको 9/2 भी लिख सकते हैं, या सीधे डायरेक्ट 4.5 भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इससे तो हो जाएगा 9πr। तो जो आपका डिस्टेंस निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 9πr आफ्टर 4.5 सर्कल्स। ठीक है, या आफ्टर 4.5 राउंड्स। तो यहाँ पर जो इसका निकलेगा वो 9πr हो गया। आपको सिंपल से एक लॉजिक लगाना है, जितने भी वो सर्कल पूरे करे, जितने भी राउंड वो लगाए, उसका उसके सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देना, अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो। समझ में आ गया, तो यहाँ पर निकल आएगा। अब आपके पास अगर कोई रेडियस दे रखी है पर्टिकुलर, यहाँ पर मैंने जर्नल फॉर्म में लिया, अगर रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस को हम लगा देंगे और पाई की वैल्यू को पुट ऑन कर देंगे, तो 22/7, तो इस तरीके से कर देंगे 3.14, जो भी लगाना है आपको लगाए, उसके बाद ये आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। करके देखें, यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ कि r = आप 14 पर करके देख लेना। ठीक है, r = 14 मीटर पर। ठीक, तो 14 मीटर पर इसको कैलकुलेट कर लेना। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट की बात। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब देखिए 4.5 राउंड लगाए या कितने भी राउंड लगाए, मैटर नहीं करता राउंड के लगाए हैं। डिस्प्लेसमेंट कहता है यार मुझे कोई मतलब नहीं तुम कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, किस रास्ते से आए हो, ये बताओ तुम्हारा पहला वाला पॉइंट क्या था और तुम अभी यहाँ पर आए हो वो क्या है। तो फाइनल इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। ठीक है, 4.5 राउंड लगाए, डायमीटर के अपोजिट एंड है, तो सिंपली अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा ए से बी के बीच में, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपका ए से बी के बीच में होगा वो ये वाला। ठीक है, क्या होगा आपका डायामीटर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका हो जाएगा डायामीटर जो होगा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। तो कभी भी अगर इस तरह से सर्कल पूरे करता है और लौट कर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका वो होगा 2r। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्पीड और वेलोसिटी ना काफ़ी रिलेटेबल हैं, जैसे कि हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलते हैं, तो संग में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और समझेंगे भी। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि हम अगर जिसकी बात कर रहे हैं तो हम मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में या किसी पाथ में, तो पहले तो हमारे स्ट्रेट लाइन पाथ की बात हो रही है, पहले ये समझ लीजिए। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जब वो मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा, उस डिस्टेंस को चलने में वो टाइम ले रहा होगा। या इसको दूसरे तरह समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अभी किसी पॉइंट पर है ओ पर और यहाँ से चलना शुरू करता है, विद द पासेज ऑफ टाइम इट विल कवर सम डिस्टेंस, लेट से वो एस हो गया हमारा डिस्टेंस, एंड द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस विल बी टी या इज टी। तो यहाँ पर अगर वो टी टाइम ले रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो अपनी पोजीशन को ओ से ए पॉइंट तक जब वो चेंज कर रहा है तो यहाँ पर वो एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, और इस एस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम ले रहा है टी। तो यहाँ पर जो स्पीड की बात आती है तो स्पीड हमारा ये होता है, स्पीड की कई सारी डेफिनेशन हमारी बन सकती हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन ये हो सकती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसके जो डेफिनेशन से मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको नोट्स से वहाँ मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको दे रखे हैं, पीडीएफ नोट्स यानी जो फुल लेंथ नोट्स हैं वो भी कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो जो डिस्टेंस उसने कवर करा है जिस टाइम में, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या हम सिंपल से ऐसे ही बोल सकते हैं द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, सिंपल सा इसकी डेफिनेशन बन सकती है। तो यहाँ पर जो स्पीड हमारे पास निकल कर आती है इसका सिंबल होता है बी, एंड स्पीड इज इक्वल टू, अगर मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बोलूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक है, टाइम इंटरवल, तो जितना भी टाइम ऑब्जेक्ट ने कवर करने में लिया है किसी डिस्टेंस को, सही, वो मोशन कर रहा है, डिस्टेंस चलेगा, बिना टाइम के कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा। तो जिस टाइम में आपने डिस्टेंस कवर करा है उस डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा वो रेशियो आपका क्या होगा, स्पीड। तो इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन टी। ठीक है, b इज इक्वल टू s अपॉन टी। समझ में आ गया।
इसकी और भी सारी कई डेफिनेशन बनती हैं, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यूनिट टाइम कैसे हो जाएगा, जब आप इसको करें t इक्वल टू 1 ले लें। ठीक है, अगर आपने मान लिया चलो भाई t 1 है, अब 1 आवर हो सकता है, अगर आवर में ले रहे हैं यानी यूनिट लेना है आपको, आवर ले रहे हैं तो आवर में लेंगे, मिनट में ले रहे हैं तो 1 मिनट लेंगे, सेकंड में ले रहे हैं तो 1 सेकंड। तो ये आप मान लो कि मैंने सेकंड लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सेकंड को पुट करोगे तो b इज इक्वल टू s हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकला, क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू आपने 1 रख दी, t की वैल्यू 1 रखने से ये तो गायब हो गई, तो बची रहेगी सिर्फ s। तो हम क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। फिर यहाँ पर इसके सिंबल आपने देख लिया, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, तो ऐसा ही यूनिट जो होगी इसकी, वो देखिए डिस्टेंस की हमारे पास यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ऐसा यूनिट, तो इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी कौन सी होती है, तो क्वांटिटी ये होती है स्केलर, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए दोनों ही क्वांटिटी स्केलर हैं, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों क्वांटिटी स्केलर होने से या जितनी भी कोई नई क्वांटिटी बन रही है अगर वो स्केलर से बनी हुई तो वो भी स्केलर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी। यानी जो हमारे पास स्पीड है वो मैटर नहीं करती कि डायरेक्शन क्या है, हमें सिर्फ मतलब है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या हैं। और वहीं अगर इसके हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है वो होता है LT-1। इसको आपको ध्यान रखना। देखिए लेंथ का कितना हो जाएगा L, यानी डिस्टेंस आपका लेंथ है तो उसका L हो गया, T इसका मतलब टाइम का हो जाएगा T, लेकिन जब वो उसको ऊपर ले जाएंगे हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो पावर -1 हो जाएगी। इतना आपको कवर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डेफिनेशन निकली थी, द यूनिट मतलब द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या आप सिंपल से हम ये बोल रहे थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन इसकी बन रही थी। अब इसके बाद समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, तो मैंने कल बताया था जब भी कोई मोशन करेगा तो एस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मोशन कर रहा है तो एस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब टी क्या है, टाइम, तो टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम कभी कम नहीं होता है, टाइम हमसे ग्रो करेगा तो वो भी पॉजिटिव होगा। अगर एस भी पॉजिटिव है मोशन के दौरान और टी भी पॉजिटिव है तो हम क्या कह सकते हैं कि वी हमारा पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो वी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एस पॉजिटिव लगाओगे, टी पॉजिटिव लगाओगे तो वी पॉजिटिव निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया इतना आपको। इसके बाद चलते हैं वेलोसिटी पर। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है समझ में नहीं आया तो लेक्चर को बैक करिए और देखिए, मज़ा आएगा आपको। उसके बाद चलते हैं वेलोसिटी पर। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी देखिए ये जो बनी होती है वो डिस्टेंस से मिलकर बनी है स्पीड, और जो वेलोसिटी हमारी है वो मिलकर बनी है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर, तो सेम यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो हमारा निकलेगा, जैसे इसकी डेफिनेशन बताई थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। सेम द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। यानी अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए थे, आपने कई सारे रास्ते चले होंगे, लेकिन मैटर नहीं करता कि आपने रास्ता कौन सा लिया, आपका फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट था उनके बीच में और जो टाइम आपने लिया था उसको कवर करने में, तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है वो आपका वेलोसिटी होगा, और अगर वो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो वो आपका डिस्टेंस होगा। क्लियर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या निकला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वी वेक्टर से, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन यहाँ पर इसको डी वेक्टर से लगाएंगे और इसको टी से लगाएंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी जिसको आगे भी हम कवर करेंगे। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर दोनों क्वांटिटी स्केलर थी, इस वजह से जो हमारी स्पीड थी वो भी स्केलर थी। तो यहाँ आपको समझ में आ गया ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे बन गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेम इसका भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर आप t इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, यूनिट कर देते हैं, तो आपके पास b वेक्टर विल बी इक्वल टू d वेक्टर, एंड देन यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो यहाँ पर ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी क्या, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या सिंपल सा हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, नोट्स में आपको मिल जाएंगी। तो ये समझ में आ गया इतना। आगे अब चलते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसकी भी जो सिंबल तो आपने देख लिया वी वेक्टर है,
और सेम इसकी जो यूनिट है वो सेम रहेगी मीटर पर सेकेंड। और क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो जो आपकी क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी और वो आपकी कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी आपको इसको एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। फिर वहीं अगर हम देखें इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है सेम रहता है, ठीक है, वो डायमेंशनल फार्मूला भी कैसा होगा आपका, सेम होगा। वेलोसिटी का भी सेम, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वो भी लेंथ है और टाइम जो है आपका वो टाइम फिर से वही है, तो उसका एल लगाओगे और टी लगाओगे तो वहाँ पर आपका टी ऊपर जाने के बाद एल टी माइनस 1 आपके लिए बैक फार्मूला आपका मिल जाएगा, यानी डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। फिर अब हम मोशन के दौरान जैसे हमने बात करी थी, देखिए यहाँ पर जो टी होता है, अब मैं आपसे बोलूँ कि जो टाइम है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो बात हमने क्लियर कर दी अभी, टाइम कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन यार हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और कभी जीरो भी हो जाता है। कब होता है ये, इसको देखने के लिए कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना ताकि समझ में आ जाएगा पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, जीरो कब है। तो पॉजिटिव कब होता है, जब हम डायरेक्शन में चलते हैं, डायरेक्शन की वजह से ये सारा कुछ आ रहा है फंडा। नेगेटिव कब है, डायरेक्शन के अपोजिट चलते हैं। और जीरो कब है, जब हम चलकर उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तब वो जीरो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप टी की वैल्यू लगाओगे तो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन जब डी पॉजिटिव होगा तब आपके लिए बी वेक्टर भी पॉजिटिव मिलेगा। जब डी पॉजिटिव होगा तो बी वेक्टर पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आपने डी नेगेटिव लगा रहे हैं तो टी तो पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव विल बी नेगेटिव, तो आपको जो वी है वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसको अगर आपने जीरो लगा दिया तो वी वेक्टर आपको क्या मिलेगा, जीरो। समझ में आ गया। यानी आपके पास आपने देखा कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो है। क्लियर। सेम हमने देखा था कि जैसे हमने पीछे देखा था तो हमारा जो डिस्टेंस था वो हमेशा पॉजिटिव होता था मोशन के दौरान, और जो डिस्प्लेसमेंट था वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हुआ करता था। इसी वजह से ये जो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव था, इसलिए वेलोसिटी हमारी हमेशा पॉजिटिव रहती है, और डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होने की वजह से वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो जाती है। तो ये था इनके बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं एक रिलेशन देखा था, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। मतलब जो एस यानी डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेट होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। सेम इसको आप कहते हैं डिवाइड बाई टी, ठीक है, डिवाइड बाय टी, टी इज टाइम, ठीक है, टाइम से इसको डिवाइड कर दो तो एस अपॉन टी। अच्छा मैं इसको बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एस अपॉन टी कहते हो, टी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, एस अपॉन टी क्या है हमारे पास, वी, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है ये स्पीड। तो मैं सीधे स्पीड लिख दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिए, क्या है ये स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू, और डी अपॉन टी क्या बनता है हमारा, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी से बड़ी होती है, उसके बराबर होती है। समझ में आ गया। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल कर आया, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन होता है वैसा ही एक रिलेशन निकल कर आता है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, कि स्पीड वेलोसिटी से बड़ी होती है, उसके बराबर होती है। सेम अगर आप इसको नीचे इसको ले आएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या जैसे भी आप मैनेज करोगे, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो 1 से इक्वल भी हो सकता है और 1 के ग्रेटर भी हो सकता है। एक ही कंडीशन में इक्वल होगा। इक्वल वाली कंडीशन तब होती है जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, या हमारा जो सेम पाथ फॉलो करती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ही पाथ फॉलो करा होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट ने, तब हमारा क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। देन हमारा जो स्पीड है वो वेलोसिटी के इक्वल निकलेगी और उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा बन के। अब हम कवर करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स कौन कौन से आते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के सेम टाइप होते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी लिखूंगा वो स्पीड का भी होगा और वो वेलोसिटी का भी होगा। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, लेकिन दोनों को आपको मैं अगर फॉर्मूले में डिफरेंस होगा तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी यानी टाइप्स कह दिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमारे पास सबसे पहला जो टाइप देखने को मिलता है वो आता है यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। यानी यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल से मैं आपसे पूछूं यूनिफॉर्म, आज आप भी एक यूनिफॉर्म के लिए ही एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो यूनिफॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म। तो उस यूनिफॉर्म में क्या देखते हैं आप, कि जब आप एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को देखते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सभी की यूनिफॉर्म एक सी है, यानी सभी की ड्रेस एक सी है। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक सा होना, ठीक
ठीक है, सबका एक सा होना। तो सेम यहाँ पर निकल कर आता है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि हर जगह उसकी स्पीड, हर जगह उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे इस तरह से करे कि पूरे मोशन के दौरान उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो हमेशा इक्वल बनी रहे, वो हमेशा सेम बनी रहे, वो कभी चेंज ना हो, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, या उस तरह की जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल तरीके से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, अगर मैं इसके लिए बताना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जैसे समझ लिया आपके पास एक घंटे के 4 स्लैब हैं, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। ठीक है, पहले में 50 किलोमीटर चला, दूसरे में 50, अगले में फिर से 50 किलोमीटर्स ही कवर करेंगे और फिर 50 किलोमीटर्स कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब टाइम इंटरवल आपके पास इक्वल है 1 आवर के, और जो डिस्टेंस कवर करा है वो भी कितना है हमारे पास, इक्वल है। तो यहाँ पर स्पीड निकालोगे तो कितनी निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 50 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर और यहाँ पर भी 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी। क्लियर। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे टाइप को देखें तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है। अगला हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी। ठीक, तो ये तो बहुत क्लियर था कि सीधा सीधा कि हमारे पास क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डेफिनेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको देखनी है सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड क्या हो जाती है। सेम यहाँ पर देखते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है हमारे पास, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वो हमारे पास कैसे डिफरेंट हो जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं। जैसे इसको कंडीशन को मैं सेकंड दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे मान लो ये 50 किलोमीटर पर करा, फिर 10 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर स्पीड निकालोगे तो कुछ और निकलेगी, 50 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर या 8 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड है, यहाँ पर जो आपकी स्पीड निकलेगी या वेलोसिटी निकलेगी वो वेरिएबल होगी। तो हम ये बोल सकते हैं इफ़ ऑब्जेक्ट कवर एन अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया आपके पास। इसके अलावा अगर हम देखें हमारा अगला टाइप है वो है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है वो देखिए। सबसे पहले एवरेज आ जाता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, हम सब पूरे की बात कर रहे होते हैं। एवरेज मतलब हमने सिंपल सा अगर हम एवरेज निकालें या मीन निकालते हैं आप लोग जो मैथ में, तो हम क्या करते हैं जितने भी हमारे पास टर्म्स होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स से उसे डिवाइड कर देते हैं। पर यहाँ पर हम किस किस को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम स्पीड निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं किसको, डिस्टेंस को टाइम से, और वेलोसिटी निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से। सिंपल सा अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देकर पूछूं तो आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा। तो क्रिकेट मैच के अंदर आपके पास कुछ ओवर में 50 ओवर में कुछ रन बनते हैं, तो उसका एवरेज आप कैसे निकालते हो। यानी आपने क्या करा, पूरे रन को जोड़ लिया कि कितने रन आपके उस मैच के अंदर बने थे, देन आपने उसको जो ओवर थे उनसे डिवाइड कर दिया तो आपका पर ओवर का एवरेज निकल आता है। लेकिन वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रन है वो हर ओवर में उतने ही बने हो, पर वो एक एवरेज है। एवरेज कैसे निकला, आपने टोटल रन लिए उसको डिवाइड कर दिया किससे, टोटल ओवर से या टोटल नंबर ऑफ ओवर से। तो सेम हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली अगर मोशन कर रहा है तो उसकी सीधे सीधे स्पीड जो होगी वो हम बता सकते हैं, और देन उसकी एवरेज स्पीड भी वही होगी। पर अगर उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हर टाइम उसकी स्पीड तो अलग होगी, लेकिन यहाँ पर हम उसका एवरेज बता सकते हैं कि एवरेज स्पीड उसकी कितनी रही होगी। फिर एवरेज स्पीड को कैसे निकालें, तो इसको निकालने का सेम तरीका, वहाँ आप रन को कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ आपको कैलकुलेट करना है किसको, पहले डिस्टेंस को। वहाँ आपने ओवर से डिवाइड करा था, यहाँ पर आपको करना है टाइम से डिवाइड। तो जो आपका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, तो जितना भी टाइम लगा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आया, जो हम अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड और वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर।
इसके बाद अगर हमारे पास लास्ट जो बची रह गई है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो क्या होगी, सेम हमारे पास जो क्रिकेट मैच है ना उसका ये एग्जांपल है। अभी आपने उसका एवरेज निकाला, पूरा मैच आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन आपसे पर्टिकुलर किसी से पूछा जाए कि 15वें ओवर की चौथी गेंद पर कितने रन पड़े थे, फिर आप क्या बोलेंगे? तो वो जो रन होगा वो पर्टिकुलर एक बॉल पर है। तो यहाँ पर हमें वही निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर हमें निकालना है एक पर्टिकुलर टाइम पे दी गई स्पीड को, या एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें निकालना है वेलोसिटी को। तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, हम सिर्फ उस टाइम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइम की बात हो रही है वो बहुत छोटा होता है। जैसे वहाँ पर तो हमने देखा एक बॉल से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता क्रिकेट मैच के एग्जांपल में। तो एवरेज में हम क्या करते हैं, टोटल रन को हमने टोटल ओवर से डिवाइड करा, एवरेज निकल आया। पर एक पर्टिकुलर बॉल पर लगे हुए या पड़े हुए रन की बात करेंगे तो वहाँ जो निकल कर आता है तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रन बोल दो आप उसको। तो सेम आपके पास निकल कर आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे कि आपके पास एक किसी दिए हुए टाइम पर, यानी अगर आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर कोई स्पीड निकालते हैं तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए, अगर हम बोलें तो इसमें माइक्रो सेकंड तक का आ जाता है और टाइम इतना छोटा होता है कि वो जीरो के पास चला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो निकल कर आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब होता है छोटे से, ठीक है। डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी है उसकी लिमिट यहाँ पर हम लगाएंगे डेल्टा, अच्छा लिमिट तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो लिमिट यहाँ पर जो लगाएंगे तो वो जीरो के पास पहुँचेगी, ठीक है। यानी जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि वो लगभग जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट हम कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा डी एस ओवर डी टी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस ओवर डी टी। सेम आपका अगर यहाँ से आप वेलोसिटी का भी निकालेंगे तो आपका सेम यहाँ पर वेलोसिटी में यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा और इसकी जगह पर आप ऊपर एस पर वेक्टर लगा देंगे तो आपका वेलोसिटी बन जाएगा। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ ये लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर टाइम पर अगर स्पीड निकालते हैं तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आप उससे बस याद रख लो कि आपको किसी दिए हुए टाइम पर निकालनी है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर एक सेकंड दे रखा होगा, मतलब 15वां सेकंड 20वां सेकंड जो भी सेकंड दे रखा होगा, उस सेकंड पर चलो आपको डिस्टेंस निकालना है, या उससे भी कम टाइम पे आपको डिस्टेंस निकालना है। माइक्रो सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है, या और भी उसका 10वां 16वां भाग हो सकता है, नैनो सेकंड भी हो सकता है। इतना छोटा होगा कि वो लगभग जीरो के बराबर हो रहा होगा। तो यहाँ से जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। हालांकि डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म भी इसकी लिखवाई जाएंगी और इसके कल एग्जाम्पल भी इसमें कराएंगे हम। तो उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे और आगे नई चीज़ें देखेंगे। एक्सेलरेशन इसमें कवर नहीं हो पाया, अगले लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें, उसके ऊपर भी 3 लेक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तो उनके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, उस पर जाकर देखें। यहाँ पर आपके जो 18 लेक्चर करीब हैं और जिसके अंदर 3 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं साइंस के, तो उसको देखें। क्योंकि जो लेक्चर जो वाले हैं वो काफ़ी वेटेज वाले हैं, जिसके अंदर से आपके लिए उन 3 लेक्चर के अंदर से लगभग आपको मिल जाते हैं 10 से 12 से क्वेश्चन हर बार के एनडीए एग्जाम में। तो उनको देखना ना भूलें। और तब तक के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।